कभी आपने सोचा कि ये पत्थरबाजी फ्राइडे को ही क्यों होती है? सैटरडे क्यों नहीं होती, संडे क्यों नहीं होती, मंडे क्यों नहीं होती, ट्यूसडे क्यों नहीं होती, वेडनेसडे क्यों नहीं होती, थर्सडे क्यों नहीं होती और फ्राइडे होती है? पहली बात तो ये कि इस देश में केवल फ्राइडे के दिन ही सजदा नहीं होता, केवल फ्राइडे के दिन ही प्रार्थना नहीं होती है, सातों दिन प्रार्थना होती है। और जितने लोग फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लोग फ्राइडे के दिन, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? ठीक है। जितने लोग फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते हैं उतने उससे ज़्यादा लोग फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को देवी जी का दिन माना गया। तो ऐसा नहीं कि फ्राइडे के दिन केवल मस्जिद खुलता है और मंदिर बंद रहता है, नहीं, मंदिर भी खुला रहता है। जितने लोग नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। लेकिन पुलिस कहाँ लगाना पड़ता है? मस्जिद पे, मंदिर पे नहीं लगाना पड़ता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लोग शनिवार को भगवान शनिदेव का और हनुमान जी की पूजा करते हैं। शनिवार को भी पुलिस नहीं लगाना पड़ता किसी मंदिर पे। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा संडे के दिन मंदिर जाते हैं, संडे के दिन भी पुलिस नहीं लगाना पड़ता किसी मंदिर के पास। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सोमवार को मंदिर जाते हैं भगवान शंकर की पूजा करने, उनका जलाभिषेक करने। सोमवार को भी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक पूरे देश में पूजा होती है हनुमान जी की। और जितने लोग फ्राइडे को पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे डबल होते हैं मंगलवार के दिन। किसी मंदिर के आसपास पुलिस नहीं लगाना पड़ता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बुधवार को जाते हैं गणेश जी की पूजा करने, मंदिर जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पुलिस की। उससे ज़्यादा गुरुवार को, थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर ये पूरी की पूरी पुलिस फ्राइडे को ही क्यों लगती है? कभी सोचा आपने? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ डिज़ाइन में ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ सिस्टम में ही गड़बड़ है। क्या कारण है कि कश्मीर में हजरत बल की दरगाह से एक बाल गायब हो गया? पता नहीं भगवान बाल गायब हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है, अफवाह उड़ी कि हजरत बल की दरगाह से एक बाल गायब हो गया है। पूरे देश में हंगामा हो गया। और यहां तो हमारे मंदिरों से कितनी बार मूर्तियां गायब हो जाती हैं, मंदिरों में हड्डी मिल जाती है, मंदिर का जो इनका त्रिशूल गायब हो जाता है, तलवार गायब हो जाती है, गदा गायब हो जाता है। कभी सुना आपने सड़क पे पूरा नंगा नाच, सब पूरा हंगामा? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ डिजाइन में ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग में गड़बड़ है। नहीं तो जितनी पुलिस फ्राइडे की ज़रूरत पड़ती है मस्जिद के पास, इससे कई गुना ज़्यादा पुलिस आपको डेली लगाना पड़ता। शनिवार को भी लगाना पड़ता, रविवार को भी लगाना पड़ता, सोमवार को भी लगाना पड़ता, मंगलवार को भी लगाना पड़ता, बुधवार को भी लगाना पड़ता, बृहस्पतिवार को भी लगाना पड़ता। आपको जैन मंदिर पे भी लगाना पड़ता, सिख के गुरुद्वारे पे भी लगाना पड़ता, बौद्ध स्तूप पे भी लगाना पड़ता, लेकिन कहीं नहीं लगती है। बस कहाँ लगती है पुलिस? फ्राइडे की। और खासतौर पे विवाद कहां से शुरू हुआ? उस बात पे जो खुद ही किताब में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी बनी बनाई कल्पना हो, कोई कही सुनी बात हो, जो बाकायदा रिटर्न में है। और वो रिटर्न में एक जगह नहीं, कई जगह है। अभी तो एक जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने एक नई किताब लिख दिया। पहले जो इस घटना के बाद जो लोग उस किताब को नहीं पढ़ रहे थे, आजकल खूब पढ़ रहे हैं उस किताब को। इस घटना के बाद जिसको नहीं भी पता था कि 6 साल में शादी हुई थी और 9 साल में गौना हुआ था, अब उनको भी पता चल गया। आखिर मिला क्या इस घटना से पूरे देश में हंगामा करके? लेकिन हंगामा हुआ और कार्रवाई भी हुई, कई जगह एफआईआर भी हुई, सब कुछ हुआ। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो संस्कार होता है वो शुरुआत होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ क्या सुनती है कानों से,
उसकी माँ क्या आंखों से देखती है, उसकी माँ मुंह से क्या खाती है, इस बात पे डिपेंड करता है उसका बच्चा जो होगा वो उसका संस्कार क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। और जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चा आंखों से क्या देख रहा है, कानों से क्या सुन रहा है, मुंह से क्या खा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन सी बातें इसको सिखाई जा रही हैं। और मेरा तो ये अनुभव है और ये फैक्ट भी है कि पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर स्कूल है और उस पर्टिकुलर के सिलेबस पूरी दुनिया में एक है। वो स्कूल भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, सिलेबस उसका एक है। अब उसमें ऐसी क्या बातें पढ़ाए जा रहे हैं कि छोटी सी बात पे पूरा हंगामा हो जाता है। और एक बात मैं और भी बता दूं, ये जो स्पेशल स्कूल है उसमें कोई नेता का लड़का नहीं उसमें पढ़ता। पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे नहीं भेजते उसमें। पढ़े लिखे छोड़िए, उस स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, कहीं और पढ़ाएंगे, विदेश पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ाते। लेकिन सब पूरी जमात को कहते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ। और क्या क्या सिखा रहे हैं इसका नतीजा आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में शांति फैली हुई है। राजा भरत का ननिहाल था कैकेय, बड़ा शांत समृद्ध था, खुशहाल था। जब से पेशावर बना है अशांति, रोज बम फूट रहा है। दुर्योधन का ननिहाल था गंधार, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब से अफगानिस्तान बना रोज बम फूट रहे। पहले मंदिरों पे बम फोड़ा, गुरुद्वारा पे बम फोड़ा, अब चूंकि काफिर बचे नहीं तो आपस में लड़ रहे, सिया सुन्नी को मार रहे, सुन्नी सिया को मार रहे। तो आखिर उस स्कूल में ऐसी क्या बात सिखाई जाती है, उस किताब में ऐसी क्या बात पढ़ाई जाती है कि स्थिति यह है कि पहले दूसरों को मारो, जब दूसरे खत्म हो जाए तो आपस में मारपीट शुरू कर दो। जैसे अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, जैन खत्म हो चुके हैं, सिख भी लगभग खत्म हो चुके हैं, बौद्ध खत्म हो चुके हैं, तो क्या हो रखा है, अब सियाओं को मार रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको मार रहे हैं। जो पत्रकार कभी जर्नलिस्ट का काम करते थे बेचारे, वो बाहर सड़क पे हैं। अभी एक लेडी की फोटो वायरल हो रही है, वो कभी पत्रकार थी, वो न्यूज़ एंकरिंग किया करती थी, आज स्थिति है सड़क पे बैठी हुई है, एक न्यूज़ एंकर का आया हुआ है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन सबको समझने की ज़रूरत है। दो संस्कृतियों की लड़ाई है। एक संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विकास, नारी तू नारायणी। दूसरी संस्कृति एको हम द्वितीयो नास्ति। दूसरी संस्कृति पुरुष उत्तम है महिला से। दूसरी संस्कृति महिला केवल भोग की वस्तु है। दूसरी संस्कृति महिला केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये दो संस्कृतियों की लड़ाई है। तो ये तो हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या है, इसको सोचिए। समाधान वहीं से निकलेगा जहां से समस्या शुरू हुई। समस्या कहां शुरू हुई? एक पर्टिकुलर स्कूल से। तो जब तक वो पर्टिकुलर स्कूल है तब तक शांति नामुमकिन है। अब उस पर्टिकुलर स्कूल को क्या करे? बड़ी सीधी सी बात है, ये हमारे देश में हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और भैया उस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे पढ़े हुए तो चपरासी होने लायक भी नहीं होते, तो समान अवसर उनको कैसे मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूँ भारत में 18 वर्ष तक समान शिक्षा लागू कर दो, क्योंकि जब सब बच्चे एक जैसी किताब पढ़ेंगे, एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा उनका बिहेवियर होगा। और एक बार अपने घर में कल्पना करिए, हमारे अगर 4 बच्चे हैं, चारों को मैं अलग अलग स्कूल में पढ़ाऊं, उनमें कभी भी वैचारिक समानता आ ही नहीं सकती है। अगर मेरे ही 4 बेटे 4 अलग अलग स्कूल में पढ़े, 4 अलग अलग किताब पढ़े, उनमें वैचारिक समानता कभी नहीं आएगी। तो भारत में तो 50 तरीके की स्कूल चल रहे हैं, 50 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं, 50 तरीके की किताबें चल रहे हैं। सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, स्टेट बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मदरसा बोर्ड बिल्कुल अलग पढ़ा रहा है। कहाँ से दोनों में ये सारे आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे जब उनकी किताब ही अलग है, बचपन से वो अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं? तो मेरा इसलिए निवेदन है सरकार से, हमारे पास एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़िए, राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल, तो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, यानी पूरे देश के सब बच्चों की किताब एक हो जाएगी। अभी वो 6 से 14 साल तक लागू होता है, उसको 4 साल और बढ़ा दीजिए, 6 से 18 कर दीजिए। 18 का मतलब 12वीं तक, 12वीं तक एक किताब पढ़ेंगे, उसके बाद जिसको जो पढ़ना है
जिसको भगवत गीता रामायण पढ़ना है 18 साल के बाद पढ़ लेगा, या अपने घर में जब भी पढ़ना पड़ता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में ट्यूशन लगा के पढ़ ले, अपने फादर से पढ़ ले, मदर से पढ़ ले, दोस्त से पढ़ ले, चाचा मामा से पढ़ ले, क्या दिक्कत है। स्कूल बंद होने चाहिए। और उससे भी जो खतरनाक है वो जो भारत की संस्कृति को ख़त्म करने की जो पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल एक पूरी साजिश चल रही है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए भारत में आ रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए। हवाला के जरिए आ रहा है, एफसीआरए के जरिए आ रहा है। एफसीआरए कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कांग्रेस ने बनाया था 2010 में। कांग्रेस ने बहुत कानून बनाए इस देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेज़ों ने तो 100% बनाए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी करीब 50-60 कानून बनाए हैं कि ये देश की संस्कृति नष्ट हो जाए, हिंदुस्तान नष्ट हो जाए, हिंदी नष्ट हो जाए, हिंदू नष्ट हो जाए। इसके लिए कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून बनाए। उसमें एक कानून है 2010 में एफसीआरए। दूसरा है हवाला। खाड़ी देशों से ज़बरदस्त पैसा आ रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए। और एक नया तरीका और निकला कि जो भारत के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं उनको डबल तनख्वाह दी जा रही है। कहने का मतलब जो नाई धोबी का काम कर रहे थे, बाकी और बढ़ई वाला काम कर रहे थे, पेंटिंग वाला काम कर रहे थे, अगर उनकी तनख्वाह महीने की 1000 रियाल है तो उनको 2000 रियाल दिया जा रहा है। ऐसे नहीं दिया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि भैया ये तुम्हें जो एक्स्ट्रा वाला हमने पैसा दिया है इसको तुम्हें फला जगह जाके देना है। फला जगह जाके आपको ये है एनजीओ उसको दे देना है, ये है संगठन इसको दे देना है, इस पर्टिकुलर स्कूल पे दे देना है, इस पर्टिकुलर जगह पे जाके देना है। हुलिया बता दिया जाता है, बोले भैया काम करो, तुम्हें मैंने साल भर में तुम्हें 12,000 रियाल होता है। वहाँ के रियाल जो है वो जैसे अपने यहाँ रुपया है वहाँ रियाल चलता है। तो ये जो एडिशनल हमने तुम्हें 10,000 रियाल दिया है, 12,000 रियाल दिया, इसको तुम्हें फला जगह दे देना है। तो बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। इस फंडिंग का एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी जो दंगे की शुरुआत हुई है कानपुर से, कानपुर में 52 करोड़ रुपए आया एक व्यक्ति के खाते में। अभी तो जांच चल रही, भगवान जाने और कितने लोगों को आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड था कानपुर का उसको 52 करोड़ आया। 52 करोड़ अब तक 3 बैंक खातों में अलग अलग आया। तो अब आप कल्पना करिए कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है। जब देश के एक शहर में एक व्यक्ति को 52 करोड़ आया है तो भारत में तो 750 जिले हैं। अगर हर जिले में एक एक दो लोगों का आ रहा होगा तो कितना पैसा आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोटा मोटा 50,000 करोड़ आ रहा है। इसको रोकना पड़ेगा। जब तक नहीं रोकेंगे बात बनेगी नहीं। भारत में लगभग 10 लाख लोग विदेशी पेड हैं, उनको विदेशों से पैसा आ रहा है। एक दो को नहीं, लगभग 10 लाख लोगों को। कुछ को एनजीओ के नाम पे आ रहा है, कुछ को जो तरीका मैंने दूसरा तरीका बताया कि वहाँ पे नाई धोबी काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कि भाई आदमी को जाके देना। और एफसीआरए से आ रहा है। एक भी देश विरोधी काम, चाहे वो पत्थरबाजी का काम हो, चाहे सीए के टाइम पत्थरबाजी हुई हो या अभी पत्थरबाजी हुई हो या आगे जो पत्थरबाजी होने वाली है, सब फंडिंग हो रही है इस देश को बर्बाद करने के लिए। तो सबसे पहले कहावत है ना कि अगर आपको चूल्हा बंद करना है तो गैस की पाइप काटो। गैस बंद करोगे तभी चूल्हा बंद होगा। गैस आती रहेगी, चूल्हा जलता रहेगा। तो गैस पाइप क्या काटना है, आपको फंडिंग रोकनी पड़ेगी। और फंडिंग कानून का आपको बताया एफसीआरए कानून खत्म करना पड़ेगा, हवाला रोकना पड़ेगा। और हवाला रोकने का मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूं, जब तक ये 500 और 2000 की नोट है तब तक हवाला बंद नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा काला धन जनरेट होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका वगैरह में मैक्सिमम करेंसी उनकी 100 की है, मैक्सिमम। ज़्यादातर देशों में 50 की है, 100 भी नहीं है। कुछ देशों ने उसको 100 रखा हुआ है, 100 से ज़्यादा करेंसी नहीं है। क्योंकि हवाला जो चलता है वो अटैची में चलता है। अटैची में चलने का मतलब अगर 100 रुपये की नोट एक अटैची में आपने रखा 1 करोड़ हुआ, तो अगर आपने 500 की नोट रख दिया तो 5 करोड़ हो गया। 2000 की नोट रखा तो आपका 20 करोड़ हो गया। तो जितनी बड़ी नोट उतना ज़्यादा हवाला, और जितना ज़्यादा हवाला उतना ज़्यादा काला धन, और जितना ज़्यादा काला धन और हवाला उतनी ज़्यादा अराजकता, उतना ज़्यादा मजहबी उन्माद, उतना ज़्यादा कट्टरवाद, उतना ज़्यादा नक्सलवाद, उतना ज़्यादा माओवाद। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आज फिर से कह रहा हूँ। उसका कारण यही कह रहा हूँ कि इस देश के लोग समझें कि कितना बड़ा खतरा है। ये बड़ी करेंसी हमारे लिए जहर का काम कर रही है। इसको जनरली लोग नहीं बोलते हैं। इस देश में कड़वा सच बोलने वाले बहुत कम हैं और कड़वा सच सुनने वाले भी बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कड़वी बात, जब तक ये बड़ी नोट बंद नहीं होगी हवाला बंद नहीं होगा। हवाला नहीं बंद होगा, देश विरोधी गतिविधियाँ नहीं बंद होगी, पत्थरबाजी नहीं बंद होगी। ये जितने भी देश विरोधी आपको जगह जगह आपको अवैध निर्माण हो रहे हैं,
आप खुद समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सड़क के किनारे जगह जगह ढांचे बन रहे हैं, जो विशेष स्कूल बन रहे हैं, जो विशेष इबादत गाहें बन रही हैं, सबकी फंडिंग हो रही है बाहर से, काला धन से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। और भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसकी आप कल्पना करिए। भारत का टोटल बजट 70,000 करोड़ है। इस 70,000 करोड़ का टेंटेटिवली 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। 70 लाख करोड़ का 20% का मतलब 14 लाख करोड़। तो यानी 14 लाख करोड़ ब्लैक मनी तो भारत के अंदर जनरेट हो रही है। आज इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। माल्या ने लगभग 1,000 करोड़ का घोटाला किया था, खूब टीवी पे चर्चा हुई, खूब बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन माल्या ने 1,000 करोड़ लूटा तो अय्यासी किया। एक पैसा उसने किसी और को नहीं दिया, केवल और केवल अय्यासी किया। फार्म हाउस बनाया, लड़कियों पे खर्च किया, स्विमिंग पूल बनाया है, अपना चार्टर प्लेन खरीदा, यही अय्यासी किया, मौज मस्ती किया। और 1,000 करोड़, और चर्चा हुई थी 1 महीने, माल्या के 1,000 करोड़ पे 1 महीने चर्चा हुई थी। अब्दुल करीम तेलगी ने तो 20,000 करोड़ का घोटाला किया था। उसने तो अय्यासी भी नहीं किया, उसने फार्म हाउस नहीं बनाया, उसने जहाज नहीं खरीदा, उसने स्विमिंग पूल नहीं खरीदा, उसने लड़कियों पे नहीं खर्च किया। तो अब्दुल करीम तेलगी ने 20,000 करोड़ कहां खर्च किया, आपने सोचा कभी? माल्या जब पैसा लूटता है, माल्या इस देश को लूटता है तो अय्यासी करता है। अब्दुल करीम तेलगी जब 20,000 करोड़ लूटता है तो सिमी जैसे संगठनों को दान कर देता है। यह यहां की फंडिंग का सिस्टम है। नीरव मोदी लूटता है 1,000 करोड़, 1,300 करोड़ तो अय्यासी करता है। लंदन में जाके फार्म हाउस खरीदता है, बंगलो खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया में अपना घर खरीदता है। लेकिन जब हसन अली 35,000 करोड़ लूटता है देश का तो कुछ नहीं करता, केवल और केवल सिमी जैसे जिहादी संगठनों को दान कर देता है। चौकसी जब लूटता है इस देश को तो अय्यासी करता है, लेकिन जब मोइन कुरैशी लूटता है तो जिहादी संगठनों को दान कर देता है। ध्यान रखिए, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। ये जो जिहाद है ये फ्री में नहीं चल रहा है, विदेशों से भी फंडिंग आ रही, भारत के अंदर से भी ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर की फंडिंग भी रोकनी पड़ेगी और अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो बातें करके कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत अच्छी बातें कर ले, खूब बातें कर ले, खूब चर्चा कर ले, कुछ नहीं होगा। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी खत्म नहीं होती, वैसे ही समस्या की चर्चा करने से समस्या खत्म नहीं होती, समाधान ढूंढना पड़ता है। दवा जितनी अच्छी होगी बीमारी उतनी जल्दी खत्म होगी, कानून जितना अच्छा होगा, नियम जितना अच्छा होगा, व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, समस्या उतनी जल्दी खत्म होगी। और जिहाद सामान्य बीमारी नहीं है, ये कोई बुखार नहीं है कि आपने 1 टैबलेट दे दिया, 2 टैबलेट दे दिया ठीक हो जाएगा। अरे भैया, जिहाद ये कैंसर है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया परेशान है। चीन जैसा विश्व महाशक्ति जो हमसे कई मामलों में बहुत आगे है वो परेशान है, इजराइल परेशान है, अमेरिका परेशान है, सिंगापुर परेशान, कौन नहीं परेशान है। लेकिन उन्होंने परेशानी को केवल चर्चा नहीं किया, उनके नेताओं ने समस्या पे चर्चा नहीं किया, उनके संसद में केवल समस्या पे चर्चा नहीं हुई, उनके मीडिया ने केवल समस्या पे चर्चा नहीं किया, समाधान पे उन्होंने ढूंढा, समाधान पे काम किया और जो जो समस्या थी उसका ठीक किया उन्होंने। पूरी चाइना ने समान शिक्षा क्यों लागू किया? क्योंकि उसको पता था कि एक भी विशेष स्कूल चलेगा तो इस देश में अशांति बनी रहेगी। इसलिए वो बोला ना, 18 साल तक सब बच्चे एक किताब पढ़ेंगे, उसके बाद जो पढ़ना है घर में पढ़ना है पढ़ो। यूरोप ने, अमेरिका ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने बड़ी करेंसी क्यों रोका? क्योंकि उनको पता था ये खाड़ी देशों से पैसा आएगा और यहाँ देश में अशांति फैलाई जाएगी। उन्होंने करेंसी बंद कर दिया, बोले यार लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बड़ी करेंसी बंद, अब तुम हमारे यहाँ करो फंडिंग। कहाँ से करोगे? ये हमें उनसे सीखना पड़ेगा। ऐसे ही कानून, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एफसीआई जो इन्होंने हंगामा किया था कुछ दिन पहले सीए कानून के बाद, हमने कठोर कानून बनाया होता, जिन लोगों ने शाहीन बाग में धरना किया, बस जलाया, दिल्ली की डीटीसी की बसों को जलाया, उनमें से अगर 50% लोगों को सज़ा मिल गई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती जो हमने देखा है। जो एक लड़की ने कुछ कह दिया, उसके बाद पूरे देश में हंगामा कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे मौलवी वही बात कह रहे थे, तुमने हंगामा नहीं किया। तुम्हारे खुद के मुल्ला मौलवी वही बात कह रहे थे जो उस लड़की ने बोला, तब तो तुमने
गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा है, सरतन से जुदा नहीं किया। वास्तव में अगर वही बात कहने पे सरतन से जुदा होना चाहिए, सबसे पहले तो जाकिर नाइक का सरतन से जुदा होना चाहिए। जाकिर नाइक की बात बोली है, कितने सारे और भी लोगों ने बोली है सरतन से जुदा, उनकी सरतन से जुदा नहीं हुआ। लेकिन पूरे देश में अशांति फैलानी थी, एक बहाना मिल गया, एक बस मौके की, मतलब कुल मिला के ऐसे लग रहा है कि मौके की तलाश है, जैसे मौका मिले हंगामा करो। और एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग घर में ड्राइवर रखते हैं, काम के लिए किसी को रखते हैं, तो क्या करते हैं, मान लो आपने ड्राइवर रखा, 15,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, तो आप चाहते हैं कि 15,000 रुपये अगर हम इसको देख रहे हैं तो अच्छी तरीके काम करे, बहुत परफेक्ट काम करे। अगर आप व्यापारी हैं तो अगर आपने घर में 3 नौकर रखा है तो आप किसी को फ्री की तनख्वाह नहीं देंगे, आप चाहेंगे पूरा का पूरा वो जितना उसको तनख्वाह देने पूरा काम करे। तो ये जो भारत में 10 लाख लोग विदेशी पेड हैं, कुछ ट्विटर पे काम कर रहे हैं, कुछ फेसबुक पे काम कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ अखबारों में लेख लिख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनलों पे आके शाम को बातें करते हैं, ये सब पेड है। और अगर ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे तो इनकी तनख्वाह रुक जाएगी। तो एक तरीके से आप देखें, वो कर तो रहे हैं देश विरोधी काम, लेकिन अपनी ड्यूटी वो ईमानदारी से कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जिस दिन ड्यूटी नहीं करेंगे उनका फंडिंग बंद हो जाएगी। तो उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो काम करते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं होगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को लेखक कहते हैं, कुछ पत्रकार भी अपने आप को कहते हैं, कुछ उसमें नेता भी जानता हूँ जो कुछ नहीं करते हैं, एक पैसे का वास्तव में उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन हर 3 साल में एक लग्जरी कार खरीद लेते हैं। उनके मियाँ बीवी सब जो है बढ़िया महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं। हम जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम जाके अपनी 15 साल पुरानी वैगनार चेंज करने जा रहे हैं। और उसलिए चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि वो 2007 का मॉडल है और 1 जुलाई के बाद उसको हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। मैं पिछले 15 साल से वैगनार में चल रहा हूँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम मर्सिडीज़ खरीद लेते, ये खरीद लेते। और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वकीलों को जानता हूँ जिनको संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन शायद अगर उनको कह दीजिए लिख दे तो उनको स्पेलिंग नहीं आती कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ये सिचुएशन है। लेकिन वो पीएफआई का केस लेते हैं और बड़े बड़े उसमें सीनियर इंगेज कर लेते हैं, वो बीच में बस केवल फाइलिंग वाला काम करते हैं, उनको ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग करना कुछ नहीं आता। लेकिन उनके घर में भी उनकी पत्नी अलग कार से चलती है, उनके बच्चे अलग कार से चलते हैं, खुद अलग कार से चलते हैं। 3-3 ड्राइवर रखे हुए ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ। क्या है वो केस, ये जितने पत्थरबाज हैं उनको जमानत कराने वाला काम करते हैं। जितनी जगह जगह हिंसा होती पूरे देश में, जब पुलिस उनके ऊपर कुछ काम करती है, उनका घर गिराती है, तो वो उनका केस लेते हैं। एक बड़े पूर्व मंत्री है, सीए कानून के दौरान तो बाकायदा उनके खाते में 75 लाख पीएफआई ने भेजा था, हमने सबने देखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो पीएफआई खत्म हो जाएगा। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो इस देश में शांति आ जाएगी, बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। तो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता के अलावा आपको घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। तभी जाके ये जो शुक्रवार की समस्या है, आप अगर हम चाहते हैं कि शुक्रवार की समस्या का परमानेंट इलाज हो तो ये एक कानून से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बुखार नहीं है एक टैबलेट दे दिया तो ठीक हो जाएगा। ये जिहाद है, ये कैंसर है। आपको विशेष स्कूल बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। संविधान कहता है समान नागरिक संहिता, उसको लागू करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जब तक सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी तब तक 50 लाख बेरोजगार सड़क पे आ चुके होंगे। तो कभी बैलेंस बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बैलेंस बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना। 2% जमीन हमारे पास है दुनिया की, मात्र 4% दुनिया का पानी है, 20% जनसंख्या हो चुकी है। सरकार कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अशांति बनी रहेगी, बेरोजगारी बनी रहेगी, गरीबी बनी रहेगी, कुपोषण बना रहेगा, प्रदूषण बना रहेगा। 80 करोड़ लोगों को इस समय मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय 50 रुपये से कम है। गरीब उसी को कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे उसी को कहते हैं। मुफ्त का राशन उसी को मिलता है जिसकी इनकम 50 रुपये से कम होती पर डे। तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, आप कल्पना करिए ज़रा, कहाँ से इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून के। और पूरा एकदम
फुल एक्सीलेटर पे बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। हर 1.5-2 साल के बाद एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। कहाँ से हो जाएगा? आप कह रहे हैं वो जो सर्वे में कम हो गया, सर्वे काय का सर्वे में कम हो गया? ये सर्वे वाले एसी कमरे में बैठ बैठ के सर्वे करके रिपोर्ट दे देते हैं, जी हाँ आप तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होते हैं। आए दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली एनसीआर में दिखाता हूँ आपको, 10 से 20 बच्चे वाले परिवार, और एक परिवार नहीं हज़ारों परिवार दिखाता हूँ। ये एसी के बंद कमरे में बैठ के वहीं बैठे बैठे शैंपेन खोलेंगे, बियर की बोतल खोलेंगे, वहीं बैठे बैठे रिपोर्ट बना के कह देंगे हाँ जी अब तो हो गया, बस जनसंख्या नियंत्रण हो गया, बहुत इसमें एजुकेशन फैल चुका है, सब शिक्षित हो गए हैं, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इससे काम नहीं चलेगा। और भ्रष्टाचार हमने ख़त्म नहीं किया, विदेशी फंडिंग नहीं ख़त्म किया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ न घुसपैठ रुकेगी और न एनआरसी सफल होगा। असम का एनआरसी फेल हो गया था भ्रष्टाचार के कारण। घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवाया, घूस दे के राशन कार्ड बनवाया, घूस दे के वोटर आईडी बनवाया, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, घूस दे के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और घूस दे के उन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया। और ये जो पैसा खर्च हुआ एक एक घुसपैठियों के ऊपर 10-10 हज़ार, ये घुसपैठियों के पास खुद नहीं थे, कुछ तो खुद थे भी, ज़्यादातर पैसा खाड़ी देशों से आया घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। और आज भी घुसपैठिए बॉर्डर पे घूस दे के आ रहे हैं, बाकायदा असम के बॉर्डर पे, बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ पे ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं। उन ट्रैवल एजेंट्स को बाहर से फंडिंग हो रही है, उनका काम यही है घुसपैठियों को अंदर कराना और अंदर करा के उनको यात्री के रूप में बंगाल के बॉर्डर से ले जाके जम्मू छोड़ना, अजमेर छोड़ना, दिल्ली छोड़ना, अलग अलग शहरों में बसाना। और ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है। मैंने कई ऐसी बसों को नोटिस किया जो बंगाल WB नंबर होता है, बंगाल की बसें होती हैं, आती हैं, उसमें लिखा रहता है यात्री, ट्रैवल के नाम पे आते हैं और वो बसें खाली जाती हैं, भर भर के आती हैं बंगाल से, जाती खाली है। ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो घुसपैठ आज भी हो रही है। क्यों हो रही है? घुसपैठिए घूस दे के आ रहे हैं। असम का एनआरसी इसलिए फेल हो गया कि जब रजिस्टर बनने लग गया तो जो हमारे लेखपाल पटवारी थे उन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लिए, घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया, असम के लोगों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया। जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन चुके थे, भारत वाले घुसपैठिए बन चुके थे। ये सिचुएशन थी। समाधान क्या है? मैंने कहा ना, आपको प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना ही पड़ेगा, तभी इसका समाधान होगा, तभी शांति आएगी। नहीं तो हमारे ही भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार 2,000-4,000 रुपये के चक्कर में कोई राशन कार्ड बना रहा है, कोई वोटर आईडी बना रहा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, कोई आधार बना के दे रहा है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। वो सब भारत के लोग, हमारे आपके रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2,000 रुपये के चक्कर में जो एक आधार बना के दे रहे हैं वो अपने भारत ही नहीं, अपना भी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने ही जड़ में मट्ठा डाल रहे हो। आने वाले टाइम में घुसपैठिए जिस दिन नंगा नाच करेंगे, 5 करोड़ हो चुके हैं, जिस दिन ये डंडा तलवार लेके निकलेंगे, इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन है। तो घुसपैठ और जहाँ तक इस अराजकता की बात, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, तरीका यही है पुलिस का और जनता का जो रेशियो उसको बढ़ाया जाए। हमारे देश में पुलिस बहुत कम है, हालांकि अग्निवीर आया है, उससे थोड़ा रेशियो बढ़ेगा, अच्छा होगा। लेकिन वही बात है, सठे साठम समाचरित, दंड कठोर, शांति रहेगी, दंड कमज़ोर, न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर, अशांति रहेगी। जब तक ये जुडिशल सिस्टम हमारा है, महा घटिया हो चुका है, सड़ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। ऐसा शब्द शायद कोई उपयोग नहीं करता होगा, मैं उपयोग कर रहा हूँ, सड़ गई है। 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल। और लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको राहुल गांधी वाला देता हूँ। 2012 में पहली बात तो उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही थी। स्वामी जी ने मुकदमा किया तो FIR हुआ। 2012 में FIR हुआ और 2022 में पूछताछ हो रही है। जरा कल्पना करिए आप। और पूछताछ भी हो रही तो सड़क पर नंगा नाच भी हो रहा है। 2022 में अब मुकदमा दर्ज हुआ, 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में पूछताछ हो रही है। इस कछुआ वाली गति से तो अगले 10 साल तक तो चार्जशीट फाइल होगी। 10 साल चार्जशीट फाइल होगी तो कम से कम 10 साल ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद 10 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसके बाद फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आप खुद ही 40 से 50 साल के बाद राहुल गांधी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, भारत में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, भगवान जाने क्या होगा। ये सिचुएशन है। जितना क्विक कोर्ट का फैसला होता है उतनी ज़्यादा शांति होती है। एक आदमी ने पत्थरबाजी किया,
आपने उसको जेल में डाला, साल भर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो गई, 1 आध साल के अंदर हाई कोर्ट से हो गई, 1 आध साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से हो गई, अगर 2-3 साल के अंदर हो गई तो याद रखिए उस गांव में दूसरा कोई पत्थरबाज पैदा नहीं होगा। और एक आदमी ने पत्थरबाजी किया, उसकी नेतागिरी चमक गई, उसके बाद वो पार्षद बन गया, प्रधान बन गया, तो याद रखिए 10 और पत्थरबाज पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दवा जैसे अगर घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है तो अपराध बढ़ता है, अराजकता बढ़ती है। एक आदमी कोई गलती करे, आप उसको साल भर के अंदर उसको सजा दे दीजिए, दूसरा कोई बदमाशी करने वाला पैदा नहीं होगा। एक आदमी ने गलती किया और वही वहाँ का सांसद या पार्षद बन गया, प्रधान विधायक बन गया, तो याद रखिए 100-200 लोग और मोटिवेट हो जाएंगे वही काम करने के लिए। एक आदमी ने बोला कि 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा दो, हम भारत के सारे हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। हमारी कानून व्यवस्था ऐसी होती है, हमारी न्यायिक सिस्टम ऐसा होता है कि उसको साल भर के अंदर उसको जेल हो जाती है और 10-20 साल के लिए जेल में रहता। तो दूसरा कोई ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता, दूसरा कोई देवी देवताओं का इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करता, दूसरा कोई हिंदुओं को गाली देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, उसने बोला 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा दो, मैं ख़त्म कर दूँ हिंदुओं को, बाद में वो विधायक बन गया। अभी तो मुख्य नेता, शायद वो नेता विपक्ष बन चुका है अब तो अब क्या किया उसने, पूरे देश भर में हजारों युवाओं को और मोटिवेट कर दिया कि काम करें, भाई ने ऐसे बोला था, भाई तो विधायक बन गया, चल हम भी भाई वाली भाषा बोलते हैं, नहीं विधायक सही तो पार्षद तो बनी जाएंगे, प्रधान तो बनी जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप लोग कम से कम पार्टियों की विचारधारा से उठिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन पार्टियां आपको बचाएंगी नहीं, ध्यान रखिए। और अगर आप किसी गलतफहमी में हैं तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, मनमोहन सिंह को एक दिन पहले नहीं पता था कि देश छोड़ के भागना पड़ेगा, इंद्र कुमार गुजराल को एक दिन पहले नहीं पता था देश छोड़ के भागना पड़ेगा, राम जेठमलानी को एक दिन पहले नहीं पता था देश छोड़ के भागना पड़ेगा, राम आडवाणी जी को एक दिन पहले नहीं पता था देश छोड़ के भागना पड़ेगा, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, रोशन, महेंद्र अमरनाथ, लाला अमरनाथ, ये सब अपना घर मकान दुकान छोड़ के भागे थे, नंगे पांव भागे थे, नंगे बदन भागे थे। अगर एक दिन पहले भी पता होता कि हमें भागना पड़ेगा तो कम से कम सोना चांदी ले लिए होते ये लोग, जिनका मैंने नाम लिया, बड़े धनाढ़ लोग थे। उस ज़माने में इनके घर पास कारें हुआ करती थी, उस ज़माने में ये लोग पक्के मकान में रहा करते थे, जिनका मैंने नाम लिया, मैंने गरीबों का नाम नहीं लिया। लेकिन ये लोग भी वहाँ से भागे, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई तौलिया लपेट के भागा, कोई नंगे पाँव भागा, कोई जूता पहन पाया। और मैं तो कुछ ऐसे भी बड़े लोगों को जानता हूँ जो अपनी बेटी को लेकर नहीं भाग पाए। भगवान जाने उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। मैं तो एक ऐसे बड़े नेता को जानता हूँ जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। ज़रा कल्पना करिए, अगर हमें आपको पलायन करना होगा तो हम सब कुछ भले छोड़ दें, अपनी कम से कम पत्नी जरूर लेके भागेंगे, अपने माता पिता जरूर लेके भागेंगे, अपने बच्चों को जरूर लेके भागेंगे। लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ थी कि लोग, कोई अपनी पत्नी छोड़ के भाग आया, कोई अपनी बेटी को छोड़ के भाग आया, कोई अपने पिता को छोड़ के भाग आया, कोई अपनी माता को छोड़ के भाग आया। संभाल लेना तो बहुत बात की बात है। स्थितियाँ बड़ी खतरनाक है, मजहबी उन्माद तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आपने अभी देखा ही पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में क्या हुआ है। अभी तो 2022 है, अगर कानून व्यवस्था नहीं बदली और हमने और आपने पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ा, हमने आपने अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरीके नहीं सोचा, केवल पार्टियों के भरोसे रहे, नेता के भरोसे रहे, तो ध्यान रखिए कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा, कोई पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी, न पुलिस वाला आपको बचाने आएगा। क्योंकि जब आग फैलेगी तो पुलिस वाला तो केवल वीआईपी ड्यूटी करेगा, नेताओं को बचाएगा, आपको नहीं बचाएगा, हमें आपको नहीं बचाएगा। हमें आपको केवल कठोर कानून, कठोर व्यवस्था ही बचा सकती है। हमें आपको, जो भारत में जितना भ्रष्टाचार कम होगा हमारा भविष्य उतना सुरक्षित होगा, भारत में काला धन जितना कम होगा हमारा भविष्य उतना सुरक्षित होगा, भारत में विदेशी फंडिंग जितनी कम होगी हमारा भविष्य उतना सुरक्षित होगा, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जितना कठोर होगा हमारा भविष्य उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा, समान नागरिक संहिता जितनी इफेक्टिव होगी हमारा भविष्य उतना सुरक्षित होगा। तो मेरा तो ये मानना है, कानून कठोर होगा, व्यवस्था अच्छी होगी तो भारत भी बचेगा, भारतीय संस्कृति बचेगी, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर भी बचेगा, हमारा परिवार भी बचेगा। नहीं तो ये नेता छोड़ के कोई ऑस्ट्रेलिया भागेंगे, कोई कनाडा, हमें नहीं कोई बचाने वाला आएगा। आपने इतनी देर मुझे सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 10 लोग ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, अपने फेसबुक पे डालिएगा, अपने ट्विटर पे डालिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, जहाँ जहाँ आप इसको कर सकते हैं करिएगा। जय हिंद, जय भारत।